हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम करेंगे नॉलेज इन करिकुलम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस ऑफ ईयर 2018। हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विद आंसर्स कि आपको जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे तो उनके आंसर्स किस तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप बीएड की लास्ट 5 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये बुक है। ऑर्डर करने के लिए नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय कुरियर आपको डोर स्टेप ये डिलीवर हो जाती है। स्टार्ट करते हैं नॉलेज इन करिकुलम। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो कंपलसरी होता है। 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। 80 मार्क्स का टोटल ओवरऑल आपका होता है ये पेपर। एंड यहाँ पे आपको देखिए जो अटेंड करने हैं क्वेश्चंस, वो हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन मिलाकर आपका बनता है। 4 मार्क्स का आपका ये हर एक क्वेश्चन रहता है। 4 इंटू 4 ओवरऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहता है। हर एक पार्ट कितने मार्क्स का है यहाँ पे? 4 मार्क्स का। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम 4 मार्क्स के हिसाब से ही करेंगे। शॉर्ट नोट्स उन्होंने बोला है तो शॉर्ट नोट्स ही हम लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन करना है किसके बीच? बिलीफ और ट्रुथ के बीच में। बहुत इजी है ये। एंड देन सेकेंड पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच क्या डिफरेंस होता है। फिर करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे लर्नर ड्राइवन अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। और यही पैटर्न चलता है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपका फ्रेम होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा है कि बताओ डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी कि डिफरेंस क्या है बिलीफ और ट्रुथ के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट वाइज हम इसको अटेंड करेंगे। फिर हम बताते हैं पहले बिलीफ के बारे में, फिर हम बताएंगे ट्रुथ के बारे में। देखिए, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, और वहीं ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। तो आप देख सकते हैं विश्वास और सच्चाई में दिन रात का अंतर होता है। किस प्रकार से कि जो बिलीफ होता है, बिलीफ का मतलब विश्वास हम क्यों करते हैं, किस चीज पर करते हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं हमारी इनर फीलिंग, इंट्यूशन पे बेस्ड होता है, ये सच्चाई पे बेस्ड नहीं होता है। जो हमारा बिलीफ होता है उसके पीछे रीजन अगर हम कहें क्यों है, कैसे है, तो उसका आपको जवाब नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप ट्रुथ के लिए ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि सच है तो क्यों है, सच है तो कब है, कैसे है, मतलब वो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से मिलेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो बिलीफ के पीछे कोई रीजन नहीं होता है, ट्रुथ के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है। ठीक है, लेकिन बिलीफ के पीछे आपको कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं मिलेगा देखने को। रीड करते हैं यहाँ पे, बिलीफ इज एन एज्यूम्ड ट्रुथ। बिलीफ एक ऐसी सच्चाई होती है जिसको हम मान लेते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन में बन जाती है या हम अपने मस्तिष्क में उसको मान लेते हैं कि हाँ ऐसा, ये विश्वास कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं, लेकिन वहां पे सच क्या है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा है। वहीं पे दूसरा विश्वास क्या है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ये बिलीफ कहेगा, और वहीं पे ट्रुथ कहेगा कि गॉड कोई भी पावर नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एज्यूम्ड है बाय द पीपल, लेकिन इसके पीछे कोई सच नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो ये डिफरेंस है बिलीफ और ट्रुथ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आर एक्शंस आर लेड बाय व्हाट वी बिलीव इन। देखिए हमारे एक्शंस उसी तरीके के होते हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ, जिस तरीके का हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा जो विश्वास होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए धर्म के अनुसार अगर हम देखें, जिस भी धर्म के लोग जिस भी तरह का विश्वास रखते हैं, तो वहां पे उनकी दिनचर्या, उनकी एक्टिविटीज, उनके पूजा करने का तरीका, उनकी लाइक भगवान को वर्शिप करने का तरीका, उनका ड्रेसिंग, उनकी काफी सारा लाइफस्टाइल देखिए उसी तरीके का हो जाता है, उस विश्वास पे कहीं ना कहीं टिक जाता है और उसी तरीके से
वो अपना अपने एक्शंस करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि हाथ जोड़कर पूजा होती है, और वहीं पे अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्शंस के थ्रू हम गॉड की पूजा करते हैं, गॉड को पूजते हैं। ठीक है, तो ये वर्शिप करने के तरीके अलग अलग तरीके से हो गए। सो इस तरह से जो हमारे एक्शंस हैं वो बिलीफ निर्धारित किसी ना किसी तरह करता है। ठीक है, ट्रुथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर देखिए हम ट्रुथ की बात करते हैं तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ एक स्टेटमेंट है, हाँ भाई, जिसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होगा कि सच्चाई है तो इसलिए है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक चीजों की बात करते हैं कि हमें पता है दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद दिन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट में सच्चाई है, ऐसा होना है, आपको पता है, मुझे पता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? एक लॉजिकल रीजन कि जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे एक रीजन है इसके पीछे। तो इसलिए ही यहाँ पर ट्रुथ जो है उसमें लॉजिकल रीजन होता है और बिलीफ में नहीं होता है, और ये एक एज्यूम्ड ट्रुथ होता है जो हम मान लेते हैं कि हाँ ये सच है शायद। ठीक है, it is a property of beliefs. It assumes various forms depending on the context and the emotions it evokes in the knower. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बिलीफ की बात करते हैं तो इस पे देखिए कहीं ना कहीं इमोशन से और किसी ना किसी कंटेक्स्ट से, मतलब इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं है, ये सच में नहीं होता है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, our beliefs as miracles may actually be accepted truths, whereas truth are variable beliefs. Truth is research and tested. तो देखिए बिलीफ रिसर्च और टेस्टिंग के बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन ट्रुथ रिसर्च पे बेस्ड होता है और टेस्टिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, बिलीफ इमेजिनेशन में होता है और कहीं ना कहीं हम उसको अपना एक एक्सपीरियंस बोल देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ये मान लिया, मैंने ये विश्वास कर लिया। लेकिन वो कई बार वो एक्सपीरियंसेस हमारी इमेजिनेशन में बसते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कुछ लोग जो थोड़ा सा विश्वास रखते हैं कि भूत होते हैं या ऐसी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, तो वहां पे देखिए वो लोग क्या होता है, वो बोलते हैं मैंने ये एक्सपीरियंस किया था तो होते हैं। तो वहीं पे अगर आप उनसे एक लॉजिकल रीजन पूछोगे कि क्यों तुमने एक्सपीरियंस किया, तो उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, तो वहां पे आपको लॉजिकल रीजन नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इमेजिनेशन होता है, या हो सकता है एक तरह का रॉन्ग एक्सपीरियंस हो, या एक तरह का एक्सपीरियंस हो तो उसके पीछे कोई रीजन ना हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे ट्रुथ में आपको लॉजिकल रीजन मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक्सपीरियंस में होगा कि हाँ उसके पीछे ये घटना घटी थी, ये एक्सपीरियंस था, ये चीज हुई थी, ये प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो बिलीफ इमेजिनेशन बेस्ड और ट्रुथ बिल्कुल भी इमेजिनेशन बेस्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो बिलीफ और ट्रुथ के बीच में अच्छे से यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर करेंगे। देखिए जब भी बिलीफ और ट्रुथ के बारे में क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आप बिलीफ के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ट्रुथ के बारे में बताएंगे, और फिर इस तरीके से टेबल बना के आपको लिखना है उन दोनों के बीच डिफरेंस। करेक्ट, इस तरीके से ये आप करेंगे आंसर को अटेंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बी पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच। ठीक है, अब देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होती है, जो थ्योरी बेस्ड हो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। और प्रैक्टिकल नॉलेज कौन सी होती है, जो प्रैक्टिकल पे बेस्ड हो, मतलब जो हम कोई ना कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस से, लर्निंग बाय डूइंग से ले, कुछ ना कुछ कार्य करके ले, कुछ ना कुछ काम करके ले, तो वो हो गई प्रैक्टिकल नॉलेज। और थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें बुक्स से मिली, जो हमें किसी लिखी हुई चीज से, जैसे मैगजीन से मिली है, या हम बोल सकते हैं डिक्शनरीज से मिलती है, इंसाइक्लोपीडिया से मिलती है, पेरियोडिक टेबल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, तो इनसे जो नॉलेज मिली वो हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। और जो हमने एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल करके, अपने हाथों द्वारा करके, खुद से एक्सपीरियंस करके जो हमने ली है वो हो गई हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, इसी के बारे में हम इसको इलाबोरेट करके लिखेंगे कि थ्योरेटिकल नॉलेज किस पे बेस्ड होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड होती है एबिलिटीज और स्किल्स पे जो एक पर्सन के पास होती है। और ये मिलती कहाँ से है, ये मिलती है बुक से, मास मीडिया, पेरियोडिकल टेबल्स,
जर्नल्स, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया एटसेट्रा। यहाँ पे न्यूज़पेपर आप ऐड कर दो या और भी जो टेक्सुअल चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आप एटसेट्रा की जगह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितने एग्जाम्पल्स लर्न हो उतने आप लिखते हैं। थ्योरी टीचेस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। अब देखिए थ्योरी हमें क्या बताती है, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे हम बीएड कोर्स की ही। ठीक है, हम इसमें काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि आपने अपने फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी। ठीक है, उन थ्योरीज में हमने ये पढ़ा कि पियाजे ने क्या एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों पे। वहीं हमने पढ़ा वाइगॉत्स्की ने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने क्या बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, और उनको हमने उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को हमने किस पे पढ़ा, उनके एक्सपीरियंस को, उनके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनको हमने पढ़ा एज अ थ्योरी, लेकिन हमने वो प्रैक्टिकल्स किए नहीं सच में। ठीक है, तो थ्योरी टीचेस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर, ये हमें बताती है कि औरों ने क्या एक्सपीरियंस किया और उसके थ्रू हम उनकी बातों को सुनते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। ठीक है, नॉलेज लेते हैं। इट कैन बी ऑफन लीड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो नॉलेज, यहाँ पे हम जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नॉलेज लेते हैं हम वो डीपर अंडरस्टैंडिंग पे, एक डीपर कॉन्सेप्ट पे बिलीव होती है। किस तरीके से उससे निकल कर आती है, कैसे, देखिए जो पियाजे ने कहा, तो उसमें पियाजे ने एक डीप एक्सपेरिमेंट किया था, उनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो रिजल्ट हुआ निकला, एक कॉग्निटिव, जो हम आज के टाइम में हर एक बच्चा पढ़ता है, चाहे आप कोई भी टीचिंग का कोर्स कर लो, उसमें होती है, सोशियोलॉजी में होती है, तो वहां पे देखिए इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला। ठीक है, देखिए जो चीजें बुक में छप जाती हैं, जो सालों दर हम पढ़ते रहते हैं, वो ऐसे ही तो हवा में बात होती नहीं है, वो किताबों में छपने लायक तब बनती हैं जब किसी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, उनकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट के बारे में रही है, और वहीं से ही वो थ्योरी फिर बन जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वाई वन टेक्निक वर्क्स वाइल अनदर फेल्स। तो इसमें बताया जाता है, जैसे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मंकी को केज में रखा हुआ था कॉलरबर्ग ने, और वहां पे लाइक एक्सपेरिमेंट किया था, तो एंड ऐसे ही रैट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने अपनी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या था कि पास, कोई एक्सपेरिमेंट पास हुआ, कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं, फेल फेल फेल, और फिर पास होने वो सडनली स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने एक टेक्निक बनाई है, जो काफी बार फेल भी हुई है और उसके बाद वो पास हुई। फिर उसके पास होने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग आई, अंडरस्टैंडिंग के बाद वो कॉन्सेप्ट और थ्योरी बना, और फिर वो किताबों में लिखने लायक पड़ा कि आज भी हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो है थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, तो यही है सब थ्योरेटिकल नॉलेज में, और यही आपको लिखना है। थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या क्या बताया जाता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सभी सवालों के जवाब आप थ्योरेटिकल नॉलेज में लिखे होते हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होती है कंटेंट की। और फॉर एग्जाम्पल, एयर इज इम्पॉर्टेंट टू बर्न एनीथिंग, किसी भी चीज को जलाने के लिए एयर की आवश्यकता पड़ती है। अब हमने ये पढ़ा, बेशक से हमने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, यहाँ पे थ्योरी हमें बता देगी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो थ्योरी में हमने ये पढ़ा। अब यही एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिकल वाले में लगा दूं, प्रैक्टिकल नॉलेज में फिट करें इसको, तो मतलब वहां पे मैं थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं कि एयर इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को जलाने के लिए, मैं डायरेक्टली उसको अप्लाई कर रही हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ, और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ले रही हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। कौन, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप पूछी है। ठीक है, अगर हम बात करें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की, देखिए जब हम एक चीज की थ्योरी पढ़ते हैं तभी प्रैक्टिकल तक पहुंचा जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए आप अपनी बीएड कर रहे हो, यहाँ पे अपने आपने थ्योरी तो पढ़ी, जो काफी सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, साथ में आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही तालमेल से, इन दोनों को ही मिलाकर एक इंडिविजुअल लाइक एक किसी भी चीज में परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही रहा। देखिए कोई भी कोर्स आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो लॉ फील्ड का हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहे,
कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो सभी को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, क्योंकि इन दोनों के ही मिलाव से, इन दोनों को मिलाकर ही एक फुल कोर्स या कंटेंट बनता है। ठीक है, तो इनकी रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज के कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो बेस्ड है थ्योरीज पे, इसके अंदर थ्योरीज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये रिवॉल्व करती है किसके अराउंड, ये रिवॉल्व कर, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इसकी जो स्कोप होती है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं बीएड की सारी बुक्स पढ़ना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। बीएड की ही इतनी सारी थ्योरीज हैं, इतना सारा वाइडर स्कोप है यहाँ पे थ्योरीज का, कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में वो सभी किताबें नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है इट इन्वॉल्व्स ऑल यूनिट्स ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए, जो भी इंसिडेंट होता है उसके बारे में सब कुछ इसमें होता है। अगर हम यहाँ पे 9th और 10th की किसी टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो उसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड होती है, एंड उनमें उसके कॉन्सेप्ट्स, उनके इंसिडेंट्स यूनिट वाइज डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आती कैसे है थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज बनती है एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया एक लंबा समय का कार्य, एक लंबे समय की स्टडी और रिसर्च के द्वारा। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, अब इसको देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज अगर किसी इंडिविजुअल को लेनी है वो स्टडी करके ले सकता है, रिसर्च करके ले सकता है, ऑब्जर्वेशन करके ले सकता है, या एक्सपीरियंस करके ले सकता है। ठीक है, इसके द्वारा वो लिखे लेगा और फिर क्या बनेगा, वो कॉन्सेप्ट होगा और वो भी वो चीज़ें लिख सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो देखिए, दो वर्ड्स यहाँ पे यूज जरूर करिएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो ये दो इसके की पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं और उनको हाईलाइट करके लिखना भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हम अपनी डायरेक्टली लाइफ में डेली बेसिस पे लेते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी को खाना बनाना सीखना है और वहीं पे अगर आप सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आपने पढ़ लिया एक ये चीज़ लेनी है, उसमें ये चीज़ें मिलानी है, गैस पे रखना है, इतनी देर तक उबालना है, इतनी देर तक पकाना है, तो आप उसके बारे में आपने थ्योरी पढ़ी, लेकिन उसको कर आप जीवन भर नहीं पाएंगे जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस चीज़ के बारे में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल भी साथ में हो। इसलिए ही जो इंटर्नशिप्स होती हैं तो वो भी रखी जाती है हर एक कोर्स में। यहाँ पे अगर हम बीएड की बात करते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ाई गई, साथ में आपकी प्रैक्टिकल्स होते हैं, साथ में प्रैक्टिकल्स का ही पार्ट है आपका जो इंटर्नशिप आपकी होती है। ठीक है, अब देखिए, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इंटर्नशिप? क्योंकि यहाँ थ्योरी ही हम इसलिए पढ़ रहे हैं कल को आप टीचर बन पाएँ, और प्रैक्टिकली ही आपको वो सारे कार्य करने हैं। तो वहाँ पे वो थ्योरी पढ़ी किस लिए जा रही है? वो थ्योरी पढ़ी ही इसलिए जा रही है कि आप प्रैक्टिकली काम कर सकें। ठीक है, तो दैट इज वाई थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि प्रैक्टिकल कार्य करा जा सके। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रैक्टिकल कार्य करने जाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो प्रैक्टिकल कार्य में करना क्या है, प्रैक्टिकल्स में करना क्या है, वो आवश्यक है कि हम पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें, मोटे मोटे तौर पर ही सही पर जानकारी लें, जो कि हमें मिलेगी थ्योरेटिकल नॉलेज से। ठीक है, तो यहाँ पे है, बाकी ये पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं। एंड 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना लिखना होता है क्वांटिटी वाइज, तो देखो इतना लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आपको इतना लिखना है, 2.5 पेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। यहाँ पर है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप करिकुलम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। ठीक है,
एंड बाकी ये 4 मार्क्स में है, इतनी नीड नहीं है। पर आपको अगर प्रिंसिपल्स कम आते हैं, प्रिंसिपल्स अच्छे से लर्न नहीं है, तो आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल डाल देना। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाएंगे आप प्रिंसिपल्स का। फ्लो चार्ट के बिना आप प्लीज कोई आंसर अटेंड मत करना। और यहाँ पे देखिए टोटल 7 डले हुए हैं, आपको अटेंड करने हैं कोई भी 6 जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से चूज करें, और उतने ही आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स चूज करने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे? पहला प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्डनेस। देखिए एक करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों, एचओडीज हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड लोग हो, कोई भी हो, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते हुए वहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो बच्चों के इर्द गिर्द हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, लर्नर सेंटर्ड हो, ना कि ट्रेडिशनल मेथड की तरह टीचर्ड सेंटर हो। मतलब बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं, बच्चों की एबिलिटी कितनी है, किस उम्र के हिसाब से कितना उनको पढ़ाना चाहिए, स्लो लर्नर्स के लिए कैसा होना चाहिए। मतलब बच्चे के हर व्यू पॉइंट से हम उसको देखें और बच्चे के हिसाब से ही करिकुलम को डिजाइन किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी। देखिए यहाँ पे जो करिकुलम हो वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब वो कहीं ना कहीं बच्चे को बांध के ना रख दे, उसमें फ्रीडम हो कि बच्चा क्या सीखना चाहता है क्या नहीं, प्लस बच्चे को आजादी हो वो अपने तरीके से सीख पाए। वैरायटी की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी हो, ऐसा ही ना हो कि 2-4 चीज है और वही बच्चा घिसी पिटी पढ़ता जा रहा है। मतलब वैरायटी हो। अब देखते हैं हम छठी क्लास में बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, किसी और तरीके से पढ़ रहा है, वहीं पे 7th 8th 9th में देयर आर सो मच ऑफ वेराइटीज। यहाँ पे वेराइटी हम बात करें तो सब्जेक्ट्स की वेराइटी है। यहाँ पे हम बात एकेडमिकली हो गया सब्जेक्ट्स की वेराइटी। अगर को करिकुलर की हम बात करें तो उसमें भी करिकुलम में वेराइटी है। आज के टाइम में अगर आप स्कूल का टाइम टेबल उठाओगे तो उसमें योगा, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट, फाइन आर्ट्स, ना जाने कितनी सारी एक्टिविटीज वीकली बेसिस पे होती हैं। ठीक है, तो वो भी करिकुलम का ही पार्ट है। करिकुलम का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स तो होता नहीं है, करिकुलम का मतलब होता है ओवरऑल एक्टिविटीज दैट गोज इन अ स्कूल। ठीक है, तो वो सारी जो भी एक्टिविटीज या एकेडमिक से रिलेटेड जो भी हम चूज करते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के वक्त, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो और उसमें वैरायटी हो। साथ में बच्चों पे वो कोई प्रेशर भी ना बनाए, वैरायटी को इस हिसाब से डालना चाहिए। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका मतलब है, देखिए वो जो चीजें हम डालें, जो सब्जेक्ट्स हम डालें, तो उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सम एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेडनेस होनी चाहिए, एक को रिलेशन उसके साथ होना चाहिए। एक एक्सटेंट में या किसी और एक्सटेंट में कोई ना कोई रिलेशन एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अक्सर कहा जाता है कि जो लैंग्वेज टीचर है तो वो अगर स्टूडेंट्स की स्पेलिंग एरर्स, बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सब देखती है, राइटिंग कैसी है, वहीं पे देखिए जो टीचर लैंग्वेज नहीं पढ़ाती है, जो लाइक सोशल साइंस की टीचर है, तो वहाँ पे वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखेगी कि बच्चे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे कोई करेक्शन तो लाइक स्पेलिंग एरर्स तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों की राइटिंग कैसी है। तो वो काम केवल लैंग्वेज टीचर का नहीं होता, अदर टीचर्स का भी होता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं लैंग्वेज टीचर को ज्यादा ध्यान रखना होता है, और जो जो लैंग्वेज टीचर नहीं है, नॉन लैंग्वेज टीचर है, वो वहां पे उस पर ध्यान देगी बट डीपली ध्यान नहीं देगी। ठीक है, तो मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है एक बिल्कुल अलग है और एक बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे बात करें तो देखिए इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उसकी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, उस करिकुलम जो भी करिकुलम लाइक हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके
द्वारा, ठीक है। जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए उसमें वैरायटी हो, वैरायटी है तो साथ में देखिए उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट बच्चे की कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे। ऐसा ना हो कि सभी सब्जेक्ट्स बच्चे का एक ही डेवलपमेंट एरिया देख रही हैं और बाकी पे ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे हम वैरायटी कर दें और हर एक वैरायटी इस तरीके से बनाए कि बच्चे का उससे ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक इसको। हम देखते हैं कि स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक दो या पाँच दस तरह की ही नहीं होती हैं, वो ना जाने कितने तरह की होती हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास को उठाओगे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको इतनी सारे प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉम्पिटिशन सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो बखूबी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस मतलब करिकुलम का जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो उसको ये ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि वहाँ पे कम्युनिटी की भी सर्विसेज होती रहें, ठीक है। एक कम्युनिटी लाइफ से बेसिकली वो जुड़ा हो। देखिए किसी भी चीज को हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कम्युनिटी से जोड़ते हुए पढ़ाएं। क्यों यहाँ पर जरूरी है कम्युनिटी से जोड़कर पढ़ाना? ताकि रहना उस कम्युनिटी में है, उससे कैसे काम लेना है, उसको क्या देना है, वो बच्चों को पता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज। देखिए प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज की हम बात करते हैं कि एक करिकुलम कंस्ट्रक्शन का जब भी करा जाए तो इस तरीके से किया जाए कि बच्चों के अंदर वैल्यूज डेवलप हो। देखिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो सोशली, मॉरली, स्पिरिचुअली, डेमोक्रेटिक या एस्थेटिक रूप से उसमें वैल्यूज हो और वो वैल्यूज को समझे, ठीक है। अगर देखिए एक इंडिविजुअल में सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है तो वहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो बच्चे अक्सर क्या कहलाते हैं कि वो बिगड़े हुए हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो रूड है, उनको लाइक बोलना चालना नहीं आता है, तो इस तरीके से हम बोल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या आवश्यकता है कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू बेस्ड हो और करिकुलम का कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से हो। आज के करिकुलम में हम देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है, ठीक है, अलग से भी ये सब्जेक्ट होता है। और ईवीएस के थ्रू प्राइमरी क्लासेस में हम वैल्यूज को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर्स हम देखते हैं कि वैल्यू से रिलेटेड, लाइक वो मॉरल वैल्यू से रिलेटेड हो, हेल्दी या सोशल वैल्यू से रिलेटेड हो। तो ये बच्चे को क्यों सिखाया जाता है? ताकि उसका जो वैल्यू सिस्टम है, चाहे वो सोशली हो, मॉरली, स्पिरिचुअली, डेमोक्रेटिक या एस्थेटिक रूप से, वो बिल्कुल अच्छा हो, उसका ये प्रॉपरली डेवलप हो, ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा सोशल बीइंग बने, ठीक है। एंड इसलिए ही देखिए यहाँ पे हम बच्चों को गुड मॉर्निंग करना, हेलो, नमस्ते करना एक अर्ली एज में ही सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टोटालिटी। अगर आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं क्योंकि करने आपको सिर्फ 6 हैं। फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पे डी पार्ट है लर्नर ड्राइव इन अप्रोच, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहीं पे देखिए ये आपके यूनिट 4 से है। यूनिट 4 से आपके दो पार्ट्स में ये लाइक आपका प्रॉपरली ये हिस्सा रहता है। एंड मेक श्योर आप दोनों ही करें क्योंकि क्वेश्चन दोनों पे से किस में आ जाए 4 मार्क्स में, यू हैव नेवर आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। अब लर्नर की बात करते हैं तो लर्नर इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। देखिए जो बच्चा होता है, यानी कि लर्नर कौन है यहाँ पे? जो सीख रहा है, ठीक है, जो लर्न कर रहा है। लर्न कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। टीचर का रोल वहाँ पे क्या होता है? टीचर का रोल होता है कि बच्चे को सिखाए, फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड करे, ठीक है। तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज से जो बच्चे के ही इर्द गिर्द हो, मतलब बच्चे के इंटरेस्ट के हों, बच्चे के लेवल के हों, बच्चा लाइक उससे कुछ ना कुछ सीखे, उसकी डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसके डेवलपमेंट में जरूर हेल्प करे, ठीक है। तो लर्नर इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। देखिए टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ही क्यों होता है? टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ही इसलिए होता है ताकि
बच्चा जो है उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, बच्चे के लिए ही वो प्रोसेस होता है बेसिकली। उसमें टीचर की भूमिका क्या है, शिक्षा को देना, लेकिन वो प्रोसेस हो किसके लिए रहा है, वो लर्नर के लिए ही बेसिकली हो रहा है। तो टीचर का काम है फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड करना, इन विच प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कि लर्नर जो है वो ही शिक्षा का लाइक यहाँ पे मेन हम बोलेंगे सेंटर वही है। अब देखिए यहाँ पे हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए तो वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी कहीं ना कहीं, जो आज के टाइम में बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि टीचर ने जो बोल दिया वही ठीक है, टीचर ही बिल्कुल गुरु है, टीचर ही भगवान है, एंड टीचर ही जो करवाएगा वही बच्चों को करना है। ठीक है, और वहाँ पे देखिए पनिशमेंट एंड ऑल ये सब भी एग्जिस्ट करता था। बट आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम इज ओनली लर्नर ड्राइवेड अप्रोच है। बच्चे के ही इर्द गिर्द करिकुलम घूमता है, बच्चे की क्या, बच्चे को सीखने की आवश्यकता है, किस लेवल के हिसाब से क्या, बच्चे को कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चे की क्या, सॉरी, बच्चे का क्या इंटरेस्ट लेवल है, तो उसी के अराउंड ये सारा प्रोसेस रहता है। एंड देखिए इस पे क्वेश्चन 16 मार्क्स में भी कई बार पूछा जा सकता है, बट 16 मार्क्स में आएगा तो आपका 2 या 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइड होके आता है। ठीक है, द टीचर प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड एन ऑर्गेनाइजर। तो टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर और ऑर्गेनाइज करना, किसको, लर्निंग सिचुएशंस को, ताकि यहाँ पे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं वो सब डेवलप हो, साथ में प्रमोट हो पाए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हो पाए प्रोजेक्ट्स का। अगर आपको इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज लिखने में प्रॉब्लम होती है तो इसको आप समझें और अपने तरीके से लिख सकते हैं, वहां पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स को ना लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। देखिए यहाँ पे लर्नर को समझना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। देन ओनली द टीचर कैन टीच द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू अडेप्ट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अगर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को कहीं ना कहीं लाना है, अपनाना है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, वन हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टीचर के द्वारा समझना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से, कि बच्चों का हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, बच्चों की मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, और बच्चों की पर्सनालिटी कैसी है, किस प्रकार से किस बच्चे को किस पर्सनालिटी के हिसाब से सिखाया जाए, लर्निंग स्टाइल्स कौन से अपनाए जाए, बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए, उनके घर का कल्चर का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें समझने के बाद ही अगर टीचर पढ़ाता है और इन चीजों को समझने की कोशिश करता है तो वही होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अगर टीचर सिर्फ अपनी चलाता है और बच्चों के इन एरियाज पे ध्यान नहीं देगा तो वहां पे वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगी, जो पहले के टाइम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके इन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। एंड देखिए बुक जिन स्टूडेंट्स के पास है तो बुक का आप पेज नंबर 156 रेफर कर सकते हैं, वहां पे ये आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखिए सभी पॉइंट्स को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा ब्रीफ में डिस्क्राइब ना करें, या तो आप सिर्फ 2 या 3 लाइन में एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें, अदरवाइज आप वहां पे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देते हैं तो वो भी इनफ है। बस उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट आपको थोड़ा वेटेज उसकी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन चूज करके करना होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग, टाइप, सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि मीनिंग क्या है नॉलेज का, टाइप्स क्या है, टाइप्स यहाँ पर मतलब आ गया काइंड्स। ठीक है, आपके सिलेबस में काइंड्स दिए हुए हैं, टाइप्स नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, सोर्सेज क्या है और मेथड्स क्या है नॉलेज को एक्वायर करने के। सोर्सेज और मेथड्स कहीं ना कहीं सेम हो जाते हैं तो इसको एज अ कोलैबोरेट करके हम लिख देंगे। तो 5, 5 और 6 के अकॉर्डिंग हम इसका डिवीजन रखेंगे और इस तरीके से अपने आंसर को अटेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग जब बताएंगे तो एटमोलॉजिकली भी हम बताएंगे। ठीक है, इस बार देखिए आपका कोविड की वजह से 2021 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो यहाँ पे एमडीयू के स्टूडेंट्स को चॉइस है कि वो कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट। तो आपको जो भी 5 क्वेश्चंस आते हो
चाहे वो एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन क्यों ना हो, तो आप दोनों कर सकते हैं और इस तरीके से आप कोई भी 5 क्वेश्चन 9 में से अटेंड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें सेलेक्टिव स्टडी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम बताएंगे कि नॉलेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, एटिमोलॉजिकली भी आप बता सकते हैं, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज का आप बारे में बताएंगे कि नॉलेज क्या है। देखिए नॉलेज क्या होती है, बेसिकली नॉलेज इज जिस भी इंसान को एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जब पता होता है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में फैक्ट्स पता होते हैं, उसके बारे में स्किल्स पता होते हैं। कैसे आता है ये, एजुकेशन या एक्सपीरियंस से उस इंडिविजुअल ने लिया होता है। ठीक है, तो वहां पे वो कहलाती है नॉलेज। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे, देखिए हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। ठीक है, और उनको बहुत सारी नॉलेज होती है, तो वो नॉलेज उनको कैसे हुई, वो नॉलेज उनको होती है एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, और कुछ लोगों को होती है एजुकेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, अगर मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं कंप्यूटर्स का कोर्स करूँ या नहीं करूँ, क्या मेरे लिए वो ठीक होगा या नहीं होगा, प्लस मैं इतना कमाना चाहती हूँ, क्या मुझे उससे इतना कमाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लस मैं इतना ही टाइम डिवोट कर सकती हूँ, क्या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं, तो उसके लिए मैं एक ऐसे पर्सन के पास जाऊंगी जिसको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज होगी, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में होगा, जिसने एजुकेशन या एक्सपीरियंस के थ्रू उसके बारे में फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स उस बंदे के पास होंगे और उसी के पास मैं जाऊंगी। मतलब इन शॉर्ट मैं एक नॉलेजेबल पर्सन के पास जाऊंगी। ठीक है, अब देखिए और नॉलेज क्या है, नॉलेज एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, किसके बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में, एक चीज के बारे में पर्टिकुलरली, नॉट ओनली द सब्जेक्ट, यहाँ पे एकेडमिक की बात हो रही है, मतलब किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, देन अवेयरनेस और फैमिलैरिटी गेन बाय एक्सपीरियंस और फैक्ट ऑफ सिचुएशन, ऐसी अवेयरनेस जो हमें आती है किसी चीज के बारे में एक्सपीरियंस करके या उसके बारे में फैक्ट्स पता चलते हैं एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके, तो वही है नॉलेज। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अब देखिए ये 2019 में भी आया था, हमने जो इससे पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, यहाँ पे आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो इसमें हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि नॉलेज का मीनिंग क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही आया था ऑलमोस्ट आपका, तो ये क्वेश्चन फिक्स है यूनिट 1 से, इसको कभी भी स्किप मत करना। मीनिंग और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, और उसके साथ एडिशनल में काइंड्स पूछ लिया आपसे, सोर्सेज पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप 4 टाइप्स के बारे में लिख देते हैं, जिसके बारे में वीडियो भी चैनल पे डाली गई थी, जो कि है पोस्टरी नॉलेज, प्रायर नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज और टैसिट नॉलेज। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो यहाँ से आप टाइप्स देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। बहुत उम्दा तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अगर एक बार देख लेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट दिस टॉपिक एवर इन लाइफ, तो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे है नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, की नॉलेज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे एंड देन आप लिखेंगे अबाउट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि किस तरीके से हम नॉलेज को ले सकते हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं नॉलेज को लेने के, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इस आंसर को हम देखेंगे हमारे नोट्स में से। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए नॉलेज को एक्वायर करने के कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, तो देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइंटिफिक होते हैं, कुछ नॉन साइंटिफिक होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो नॉन साइंटिफिक है उनकी वैरायटी है, काफी सारे हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और साइंटिफिक के अंदर वैरायटी नहीं है, इसको आपको सिंपली डिस्क्राइब करना है। ठीक है, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक में यहाँ पे सबसे पहला है अपील टू कस्टम एंड ट्रेडिशंस। देखिए हमें पता है कि हर एरिया का, हर एक लोकल जगह का, हर एक जगह का जो कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं वो अलग होते हैं, और देखिए कस्टम्स के थ्रू,
ट्रेडिशंस के थ्रू हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ, स्पीच, लैंग्वेज एक जगह की कैसी है, वो उस पर्टिकुलर कस्टम के बारे में, उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज देती है, ठीक है। कि वहाँ का अगर हमें देखिए आपको एक एरिया का पता चल गया कि वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वहाँ किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोग लाइक कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स, वे ऑफ लिविंग क्या है, तो वहाँ से हमें काफ़ी सब नॉलेज मिलती है एक कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि इंडिया के अंदर हम किस तरह का फूड खाते हैं, किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, हम किस तरह की स्पीच का यूज़ करते हैं, और वहीं पे आप किसी वेस्टर्न कंट्री को देखोगे तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे किस तरह का, वहाँ पे देखिए अगर इंडिया में हमारा जो फॉर्मल ड्रेस है, हमारी फॉर्मल ड्रेस जो है सलवार सूट, और आदमियों के लिए बात की जाए तो कुर्ता पजामा, वहीं पे वेस्टर्न में जीन्स का कॉन्सेप्ट है, टॉप का कॉन्सेप्ट है, एंड जीन्स शर्ट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक है। अगर इंडिया में बात की जाए तो हम रोटी सब्जी खाते हैं, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाया जाता है। स्पीच की बात करें तो इंडिया में देखिए कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, मेन नेशनल लैंग्वेज जो हमारी है वो हिंदी के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, और वहीं वेस्टर्न में वो इंग्लिश है। तो इस प्रकार से देखिए भिन्न है, और इसी प्रकार से जो हमें नॉलेज मिलती है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस के थ्रू मिलती है, सही बात। अगला है यहाँ पे अपील टू अथॉरिटी। देखिए अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में उसकी अथॉरिटी से जानकारी मिलती है। अगर यहाँ पे मैं लाइक दो कंट्रीज को ही हम अगेन देखें तो हमें पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो हर एक कंट्री में अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडिया की बात करूं और किसी और कंट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस का या दुबई का एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, वहाँ पे अलग हैं। यहीं पे हम और किसी चीज़ के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल हम लाइक हमारे कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं या और कुछ चीज़ें हैं, वुमेन राइट्स हैं, तो वो इंडिया में अलग है, वहाँ पे कुछ और प्रकार से हैं। तो इसी तरह से जो भी नॉलेज हमें अथॉरिटी के थ्रू मिलती है वो होती है हमारी अपील टू अथॉरिटी या अथॉरिटेटिव नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसरी एक्सपीरियंस है तीसरा, कि जो नॉलेज हमें हमारे सेंसेस के द्वारा मिलती है वो होती है सेंसरी नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल टंग से टेस्ट करके, स्किन से फील करके, टच करके, कानों के द्वारा सुनकर, आंखों के द्वारा देखकर, तो इस प्रकार से जो नॉलेज ली जाती है सेंसेस के द्वारा वो कहलाती है सेंसरी नॉलेज, ठीक है। अगला है यहाँ पे इंट्यूशन। देखिए इंट्यूशन वो होता है जो हमारी एक गट फीलिंग होती है, यानी कि जो नॉलेज मुझे अपने इनर फीलिंग से मिली है, अपनी गट फीलिंग से मिली है, जो मैंने सेंस किया है, वो लाइक मेरी इमेजिनेशन ने, मेरी एक इनर फीलिंग ने मुझे जो चीज़ बताई है, विजन ऑफ रियलिटी, लाइक कुछ होने से पहले एहसास हो जाता है, तो वो टाइप की नॉलेज कहलाती है इंट्यूशन। और देखिए बहुत लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, लाइक हम कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ होने से पहले कैसे पता चल जाता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़कर, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें टेनिसिटी की बात करें, टेनिसिटी मतलब जो आपकी विलिंगनेस है एक चीज को या एक पर्टिकुलर नॉलेज को लेने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि कैपेबिलिटीज के हिसाब से देखिए तो किसी की कैपेबिलिटी कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और आप बात करेंगे कि कुछ लोगों को एकेडमिक्स में जाना पसंद है, कुछ को नॉन एकेडमिक्स में जाना पसंद है, यानी कि किसी का इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट्स में और किसी का इंटरेस्ट है यहाँ पे किसी लैंग्वेज में, लगा लो फॉर एग्जांपल किसी लैंग्वेज में इंग्लिश में इंटरेस्ट है और वो इंग्लिश सीखता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल की क्या मर्जी है, क्या विलिंगनेस है कि वो किस चीज़ की नॉलेज लेना चाहता है। अक्सर हम देखिए 11th-12th में देखते हैं, 11th में जब बच्चों को ऑप्शन मिलता है कि आप साइंस लेना चाहोगे, आप कॉमर्स लेना चाहोगे, आप आर्ट्स लेना चाहोगे, तो सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं कि वो किस नॉलेज को लेने में इंटरेस्टेड हैं, विलिंग हैं, ठीक है। आगे है पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए ये इस तरह की कुछ नॉलेज होती है जो हम खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेते हैं,
ठीक है, जब हम खुद एक्सपीरियंस करके लेते हैं तो देखिए वो नॉलेज बहुत इफेक्टिव भी होती है। ठीक है, लाइक हम अक्सर देखते हैं कि हमें बहुत लोग हमारी लाइफ में समझाते हैं कि ये मत करो वो मत करो, पर हम नहीं मानते हैं और खुद जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें खुद से अकल आ जाती है। ठीक है, तो वो नॉलेज हुई पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमने ली। साइंटिफिक मेथड के द्वारा देखिए हम यहाँ पे नॉन साइंटिफिक खत्म होते हैं और साइंटिफिक से हम जो नॉलेज लेते हैं वो यहाँ पर है। देखिए साइंटिफिक नॉलेज जो होती है तो दैट इज कि ये एक सिस्टमैटिकली प्रोसेस होता है, लाइक जो नॉलेज साइंटिस्ट के द्वारा दी जाती है वो कहलाती है साइंटिफिक नॉलेज, जिसके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है, एक रीजन होता है, एंड जो सिर्फ आइडियाज से नहीं आती है, जो कलेक्शन या इवैल्यूएशन करने के बाद किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें मिलती है, वो कहलाती है साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से द्वारा नॉलेज। ठीक है, तो ये आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमिलेशन एंड डी एसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि क्या टीचर्स का कंट्रीब्यूशन होता है नॉलेज को एसिमिलेट बच्चे कर ले और डी एसिमिनेशन उसका हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। देखिए इसके अंदर पहले एसिमिनेशन ऑफ नॉलेज क्या है वो आपको लिखना है, जो कि है एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज अकर्स when a learner encounters a new idea and must fit that idea into what they already know। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो आप पहले से जानते हैं उसके अंदर आपने लाइक जो एनकाउंटर किया है, जो नया आइडिया आया है उसको हम फिट करते हैं, मतलब न्यू को हम ओल्ड वाले के साथ एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है एसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज फिलिंग एग्जिस्टिंग कंटेनर्स, लाइक एक कंटेनर भरा हुआ है उसमें हमें और नॉलेज को फिल करना है या उसको और फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, लाइक दिस बॉटल इज देयर, अगर ये इतनी फिल्ड है तो मैं इसके अंदर इतना पानी और डालती हूँ इसको भरने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डी एसिमिनेशन ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है? डी एसिमिनेट मीन्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ओपिनियंस एक्सेट्रा। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, ओपिनियंस को फैलाते हैं वो कहलाता है डी एसिमिनेट। ठीक है, टीचर इज नो मोर एन एक्सपर्ट हु नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन शी और ही as constructed। ठीक है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई देयर टीचर्स कंस्ट्रक्शन rather than construct their own meaning। तो देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चों को बोला जाता है कि वो आइडेंटिफाई करे देयर टीचर्स कंस्ट्रक्ट rather than to construct their own meaning। तो मतलब जो टीचर बता देता है, जो टीचर के द्वारा कंस्ट्रक्टेड नॉलेज होती है वो स्टूडेंट्स ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑन देयर ओन। ठीक है, अपने द्वारा, खुद के द्वारा ना करके। ठीक है, टीचर का जो रोल होता है देखिए वो कैसा होता है, एक फैसिलिटेटर का और एक गाइड का होता है, जो आज का करिकुलम भी बोलता है। और इस तरीके से जो गाइड करता है स्टूडेंट्स को इन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म, कुछ कंस्ट्रक्ट करने में। किसको कंस्ट्रक्ट करने में? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो टीचर का रोल क्या हुआ कि फैसिलिटेटर है एक टीचर और गाइड है बच्चों के लिए। ठीक है, टीचर मस्ट हेल्प द चिल्ड्रेन टू सेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड एम्स टू फाइंड न्यू डिस्कवरीज। टीचर को बच्चों को क्या हेल्प करनी चाहिए कि वो बच्चों को लर्निंग, नई नई चीज़ों को लर्निंग करने में, उनको नई चीज़ें फाइंड करने में, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों को डिस्कवरीज करने में, मतलब उनकी क्रिएटिविटी इन्हांस करने में टीचर फैसिलिटेटर का रूप प्रदान करे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए आप इसको और इलाबोरेट करेंगे, डी एसिमिनेशन एंड एसिमिनेशन, एंड इसको डिस्क्राइब करने के बाद कि टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर कैसा है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसमें फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस अटेंड करें, दैट इज 5 आपको करने हैं, तो कोई भी बिना फ्लो चार्ट के आप मत करना। आपको कितने फ्लो चार्ट, कम से कम 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 फ्लो चार्ट डाल सकते हैं, वरना 2 तो बिल्कुल डालें। और अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 डाल सकते हैं, अदरवाइज 1 भी डाल देते हैं तो इनफ है, तो 1 या 2 जरूर डालें इसमें। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से रोल ऑफ फैसिलिटेटर में क्या क्या आता है कि एक टीचर को मॉडलिंग के रूप में मॉडल बनना चाहिए, बच्चों का कोच बनना चाहिए, स्काफ फोल्डिंग करनी चाहिए। तो उसी को यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब कर दिया है एक एक पॉइंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हैं तो हर एक पॉइंट के बारे में आधा आधा पेज भर रहे हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन की रोल क्या है टीचर का कंस्ट्रक्टिव करने में लर्निंग डिजाइन को, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको करना है। इसकी रीडिंग आप कर सकते हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पेड पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रीडिंग दें एंड कि किस तरीके से आंसर को अटेंड करना होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे ना 8 बातें, अगर मैं आपको बता रही हूँ, आपको पेपर के टाइम पे सिर्फ 5 या 6 बातें याद रहेंगी, तो आप ये मानकर चले कि आपको सभी बातें सुननी है, सभी कुछ रीड करना है, ताकि आपको जो 5 और 6 पॉइंट याद रहे एग्जाम तक, तो वो आप अच्छे से लिख पाए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए यूनिट 2 शुरू होती है। यूनिट 2 से टेक्निकली क्वेश्चन 1 जो है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज में, वो है कि कल्चर क्या होता है, और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कल्चर का क्या रोल है एक नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में। देखिए यहाँ पे ऊपर भी हमने देखा है कि नॉलेज को एक्वायर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लाइक तरीका है कल्चर, ठीक है, कल्चर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, पहले तो नॉलेज को डिस्क्राइब करना है आपको कि नॉलेज क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आप हाफ पेज फिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज को बताया आपने, उसके बाद कल्चर क्या होता है, कल्चर के बारे में आप 1 से लेके 1.5 पेज की इंफॉर्मेशन बिल्कुल लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि किस तरीके से कल्चर हेल्प करता है नॉलेज को लेने में। इसके रेफरेंस में क्या करें, देखिए आप किसी भी एक नॉर्थ इंडिया का स्टेट और साउथ इंडिया का स्टेट, ठीक है, इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस तरीके का कल्चर एक नॉर्थ इंडिया के स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में, और किस तरीके से साउथ के एक लाइक पर्टिकुलर, लाइक हम ले सकते हैं तमिलनाडु में किस तरह का कल्चर है। और इनको कंपैरिजन करते हुए, कल्चर में मतलब क्या क्या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, किस तरह की बोली बोली जाती है, लैंग्वेज है, किस तरह की लोग ड्रेसिंग सेंस है, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खान पान है वहाँ का, ठीक है। तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए आप लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल 1। यहीं पे एग्जाम्पल 2 आपका क्या हो जाएगा, आप इंडिया, मतलब एक एशियन कंट्री आपने ले ली, इंडिया ले लिया अपना देश, और इसके बाद आप ले लेते हैं कोई भी वेस्टर्न कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फ्रांस को ले लिया है, ठीक है। और इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे कल्चर लिख दें कि एक कल्चर दूसरे से कैसे अलग है। वही पॉइंट्स लाइक फूड, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स, इन्हीं के पॉइंट्स को, क्लोथिंग, ये सब आपको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि किस तरीके से अब कल्चर ने हेल्प किया नॉलेज को लेने में। अब अगर हम किसी कल्चर के बारे में मोटे मोटे तौर पर ही बता देते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, वहाँ का कल्चर ऐसा है, तो देखिए हम अपने एक इमेजिनेशन में, हम अपने मस्तिष्क में एक पिक्चर बना लेते हैं कि वहाँ का लाइक इस तरीके की वो चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई लोग क्या होता है, वो पिक्चर्स वगैरह देखकर या उस चीज एक कल्चर के बारे में सुनकर, उसके बारे में नॉलेज लेके, चाहे वो प्रैक्टिकली ना ली हो, थ्योरेटिकल बेस पे ली हो, तो वहां पे जाने का मन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंट्री के बारे में सुना, उसके कल्चर के बारे में, और वहां पे जाने का आपका मन करता है। तो ये क्या हुआ, ये हुई आपने जो कल्चर के थ्रू नॉलेज ली, ठीक है। और अक्सर ये देखिए जो लोग कहीं का एक ड्रीम लोकेशन बना लेते हैं कि हम मुझे यहाँ घूम के आना है, तो वहाँ पे यही होता है कि आपको उसके कल्चर के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में पता होता है, और वहाँ पे जाने का आपका मन भी करता है। तो इस तरीके से इस आंसर को आपको अटेंड करना है कि क्या रोल है कल्चर का नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। बहुत इजी आंसर। एंड देखिए जब भी 16 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है, तो आई ऑलवेज यूज टू से, आपको लिखना किस तरीके से है, आपको लिखना है लाइक आप 6 पेजेस उसमें फिल कर पाए। मिनिमम टू मिनिमम 5 करना, इससे कम बिल्कुल मत करना, कोशिश करना 6 से 8 आप अपनी एवरेज रखो, ठीक है। तो ये आपको कोशिश करनी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है जस्ट अ सेकेंड,
ये नेचुरलिज्म पे आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा नेचुरलिज्म को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, मतलब बी पार्ट है, 2 हिस्सों में आपका क्वेश्चन जो है ये 4th ये डिवाइडेड है, तो ए पार्ट हमने कर लिया, अब हम करेंगे बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है एपिस्टेमोलॉजी बाय गिवन स्पेशल रेफरेंस टू नेचुरलिज्म। तो बेसिकली पूछा है कि नेचुरलिज्म क्या है वो आपको बताना है। देखिए अगर 8 मार्क्स के हिसाब से मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो 2 पार्ट्स में है, 16 मार्क्स का पूरा एक लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपका ये पार्ट 8 मार्क्स का हुआ, अबव पार्ट भी 8 मार्क्स का हुआ, तो मैं इसको सिर्फ 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखूंगी, ठीक है। देखिए नेचुरलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म मतलब जब जो लोग नेचर से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकृतिवाद, ठीक है, मतलब प्रकृति से जुड़े हुए लोग, ठीक है, जो बिलीव नहीं करते हैं किस चीज में, जो बिलीव नहीं करते हैं कि आर्टिफिशियल लाइक वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों में, दिखावे में, इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं, नेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं, नेचर का खाते पीते हैं, नेचर से प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं नेचुरलिस्टिक पीपल, ठीक है, नेचुरलिज्म के अंदर यही आता है। एंड देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड भी है कि बैक टू नेचर, ठीक है, मतलब नेचर की तरफ वापस चले जाओ। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कुछ भी नेचुरल नहीं रहा है। अगर हम अपना लाइक खाना पीना देखें, हम अपना ड्रेसिंग देखें, हम अपनी कोई भी चीज़ देख लें, नेचुरल हम आज के टाइम में रही ही नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान जो है देखिए वो एक आर्टिफिशियल मैन बन गया है। और वो आर्टिफिशियल मैन कैसे बन गया है कि वो दिखावे में ज़्यादा विश्वास करने लगा है, नेचुरल चीज़ों में विश्वास अब उसका नहीं रहा है, वो दिखावे की ज़िंदगी जीने लग गया है कि अगर हम अपने लिए कुछ काम नहीं करते हैं, आजकल हम काम करते हैं औरों के लिए। अगर मैं कपड़े भी खरीद रही हूँ तो मैं वहाँ क्यों खरीद रही हूँ, आज के जो आज के टाइम का माहौल सा बन गया है, औरों को दिखाने के लिए खरीदे जा रहे हैं, खुद की खुशी के लिए वो नहीं मतलब बेसिकली हम खरीदते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखावे की जिंदगी अब शुरू हो गई है। और आप जितनी भी सिटीज उठा के देख लो, सभी सिटीज का तो हाल यही है। और जबकि आप देखिए किसी गांव खेड़े की जिंदगी देखोगे तो वहां पे ये फिर भी कम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है, है तो अब हर जगह, लेकिन वहां पे कम है, लेकिन सिटीज में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब नेचुरलिज्म के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए जो प्रकृतिवाद होता है वो बिलीव करता है रियलिटी पे, नेचर पे, नेचर से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल, यहाँ पे आइडियलिज्म का कोई काम नहीं होता, ये लोग बिल्कुल नहीं मानते कि भगवान होता है या कोई सोल होता है या कोई भी स्पिरिट्स होती हैं, तो उसमें बिल्कुल भी यहाँ पे गॉड के प्रति कोई भी इनका विश्वास नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रकृतिवाद होता है, यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि जो धरती है या जो एवोल्यूशन है ह्यूमन बीइंग का, वो कैसे हुआ है, वो प्रकृति के द्वारा हुआ है, इसके पीछे कोई भी भगवान का हाथ नहीं है, जो कि आइडियलिज्म में बोला जाता है। ये लोग बिल्कुल भी भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, ना ही इनका कोई सुपर नेचुरल थिंग्स पे विश्वास होता है। ये रियलिटी पे, जो चीजें रियल हैं उन्हीं पे विश्वास करते हैं। और रियल क्या है इनके अकॉर्डिंग, नेचर रियल है, ठीक है। नेचर हैज इट्स ओन हिस्ट्री, ये मानते हैं कि नेचर से ही सब कुछ आया है, नेचर ही हिस्ट्री में था, ठीक है। प्रेजेंट भी नेचर है, फ्यूचर भी नेचर है। नेचुरलिस्टिक जो लोग होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं सही भी है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसमें हर चीज को भगवान से जोड़ देना सही नहीं है, वो बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक होता है। और भगवान से अगर आप नहीं जोड़ रहे हो, आप एवोल्यूशन को नेचर से जोड़ रहे हो, तो वो साइंटिफिक बिल्कुल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है। अब ये मानते हैं कि सेंसस के द्वारा गेटवे, देखिए जो भी प्रकृति से जुड़ा है वो सेंसस पे तो हमेशा बिलीव करता है, यानी कि वहाँ इनका मानना होता है कि जो सेंसस होते हैं वो नॉलेज का गेटवे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होली अगर हम बात करें तो दीज पीपल हैव अ कनेक्शन विद नेचर, दे बिलीव्स इन नेचर, they are very conscious about nature, they do not believe on god, they do not have any faith on spiritual world. So they are the people, those who have their own reasons, their own things, and they are particularly the scientific kind of people, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन साइंटिफिक, दैट इज गॉड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनका कोई भी बिलीफ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म्स हैं कि नेचुरलिज्म की फॉर्म्स क्या होती हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। साथ में आपको लिखना है कि एम्स क्या है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए किसी भी पर्टिकुलर आपके
आता है, जैसे कि किसी भी यहाँ पे वेस्टर्न थ्योरीज हैं उन पे किसी पे भी क्वेश्चन आए तो आप एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है एक पर्टिकुलर वेस्टर्न फिलोसफी का, साथ में उसका करिकुलम कैसा है, उसके टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम और टीचिंग मेथड्स, इनके बिना आप नहीं लिख सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आपको कोई भी फिलोसफी पूछी जाए उसके साथ में बिल्कुल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे करिकुलम बताया गया है। देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे नेचुरलिज्म के, कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो नेचर से जुड़कर सीखे, वो नेचर की प्रेजेंस में सीखे, ठीक है, उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, वो साइंटिफिक लॉजिक सीखे हर चीज़ के पीछे, वो नेचर से एडजस्ट हो जाए। तो यही सब चीज़ें होंगी एम्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। मतलब एजुकेशन का बेसिकली यही एम होगा। एंड नेचुरलिज्म और करिकुलम की बात की जाए तो देखिए बच्चों के लिए ही करिकुलम होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आइडियलिज्म में कैसा होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करिकुलम होता है चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, नेचुरलिस्टिक करिकुलम होता है नेचर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटैनी। अब ये क्यों सिखाई जाती है और इन पे बिलीव करना क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति से जुड़ा हुआ ही ये सब्जेक्ट है जिसमें साइंटिफिक लाइक हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, रीजन है। दैट इज वाई स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और रेस गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम। तो उस पर भी बट यहाँ पे बताया जाता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस भी उनको भी नेचर के साथ ही जोड़ा जाता है कि ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो वो हुई नेचर से, ठीक है। यही सिखाया जाता है और यही करिकुलम का पार्ट होता है। यहाँ पे साथ में बच्चों को देखिए नेचर के प्रति जागरूक भी बनाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई जाती है, और साथ में करिकुलम के अंदर कोई भी रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन की बिल्कुल जगह नहीं होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइडियलिज्म पे है, एंड आइडियलिज्म पे भी क्वेश्चन लाइक अक्सर देखने को मिलता है, तो ये 16 मार्क्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो देखिए आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म आर द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो लोग लाइक भगवान में और स्पिरिट्स में इन सब चीज़ों में लाइक जिनका बेसिकली भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, दोज हु बिलीव्स इन गॉड एंड बेसिकली दिस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, एंड इस पे क्वेश्चन लाइक आ सकता है आपका, लेकिन प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, इन पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है इस पे नहीं आता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी लिखिए, देखिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे है एम्स कैसे क्या क्या होने चाहिए एजुकेशन के आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे कोई भी फिलॉसफी आ जाए तो उसके बारे में ये बातें आपको लिखनी है, मतलब आप उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, प्रिंसिपल्स लिखेंगे, एम्स लिखेंगे, टीचिंग मेथड्स और करिकुलम कैसा है, तो ये चीज़ें लिखिए। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रिंसिपल्स को कर देना, बट बाकी सब ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो आइडियलिज्म एक वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसको फाउंड किसने किया। देखिए कोई भी फिलॉसफी आ जाए उसके फाउंडर, फादर के बारे में आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो आइडियलिज्म एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, इसको फाउंड किसने किया है, ये फाउंडेड है बाय, दिस इज फाउंडेड बाय इमानुएल कांत इन 18th सेंचुरी। और इसके फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, सो फादर ऑफ आइडियलिज्म इज प्लाटो। और यहाँ पे देखिए जो की पॉइंट्स दो हैं वो है कि गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, माइंड शेप्स दी वर्ल्ड, और माइंड जो है वो शेप करता है वर्ल्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडियलिज्म के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक दिस बैक यहाँ पे हमारे आंसर पे, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमने इससे ऊपर किया था, इसका भी लाइक डिस्कस कर ही लेते हैं नेचुरलिज्म के बारे में, ठीक है। तो नेचुरलिज्म के फाउंडर और फादर कौन है वो भी देख लेते हैं। सो हेयर यू कैन रेफर कि नेचुरलिज्म के बारे में, ये भी अगेन एक वेस्टर्न फिलोसफी है। फाउंडर कौन है, एमिली जोला, जिन्होंने 18th सेंचुरी में इसको फाइंड किया था। एंड फादर ऑफ आइडियलिज्म भी यही है, एमिली जोला। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, फ्रांस में हुआ था। की पॉइंट क्या है कि नेचर अल्टीमेट रियलिटी है और नेचर शेप करता है वर्ल्ड को,
ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप इन शॉर्ट लर्न कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बट फाउंडर और फादर और कब ओरिजिनेट हुआ, ये पॉइंट्स आपको नहीं भूलने हैं। आप अपनी इंट्रोडक्शन में इनको हाईलाइट जरूर करेंगे, ठीक है, टू गेट गुड मार्क्स लाइक दिस। तो चलिए अब अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस यूनिट इज होपफुली क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगली यूनिट है हमारी यूनिट 3। देखिए दो यूनिट यहाँ की पे आपकी किससे बेस्ड होती हैं, नॉलेज से, और यूनिट 3 और 4 आपकी ये दो बेस्ड होती हैं करिकुलम से, जैसा कि आपका सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि करिकुलम के बेसिस क्या है और एक्सप्लेन करना है उसको आपको डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी करिकुलम पे क्वेश्चन आए तो एक इंट्रोडक्शन आप हाफ पेज का या एक पेज का मिनिमम आप देंगे करिकुलम के बारे में, जिसमें आप बताएंगे कि करिकुलम का एटमोलॉजिकली वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है और कहाँ से ये डेराइव्ड है। करिकुलम का थोड़ा सा आप लाइक उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, जो भी आपको लर्न हो आप वो वाली लर्न कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पे मीनिंग है करिकुलम का कि करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, कुरेरे वर्ड, CURRERE, लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, ठीक है, रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल, जिसपे एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट रन करता है, वाई टू रीच अ गोल, एक ना एक गोल उसका होता है, लाइक फॉर पर्टिकुलरली एक क्लास को पास करने का हम बोल सकते हैं कि थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास पे जाने का, स्कूलिंग करने का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ करिकुलम, accordingly a curriculum is the instructional and educative program by following which the pupils achieve their goals, ideals and aspirations of life, जिसके द्वारा बच्चे अपने गोल्स तक पहुंचने हैं, अपने आइडिया मतलब आइडियल्स और एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो है। एंड यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल्स भी गिवन है, और प्रिंसिपल्स पे भी क्वेश्चन हमेशा आता है जिस तरीके से यहाँ पर है। तो वो बिल्कुल आपको फॉरगेट नहीं करना है, आगे इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, देन हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देखिए यहाँ पे करिकुलम की आपने डिस्क्राइब कर दिया 1 से 1.5 पेज में, देन आप उसके बारे में लिखेंगे व्हाट अबाउट द बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे फिलोसफिकल बेसिस क्या है करिकुलम के, देन सोशियोलॉजिकल बेसिस क्या है, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपको इस आंसर को कुछ अटेंड करना है, देन ये रहा आपका यस साइकोलॉजिकल बेसिस, एंड दैट्स इट। आपके तीनों बेसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गए, एंड इस तरीके से आप आंसर को अटेंड करोगे। स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट इसमें नहीं है, तो फ्लो चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे पूछा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच करिकुलम थ्योरी की क्या है, ठीक है। ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड लर्नर ड्राइवन अप्रोच, तो आपको इनके बीच में कंपैरिजन करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी के बारे में है, तो पहले तो आप इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन जो देंगे उसमें पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, पैराग्राफ्स आर वेरी बोरिंग टू रीड, डोंट राइट इन पैराग्राफ्स एट ऑल। आप लिखेंगे यहाँ पे इजी लैंग्वेज में, बुलेट्स में, देन आप इस तरीके से कंपैरिजन करके दिखाएंगे। एंड कंपैरिजन इसी तरीके से होता है, डिफरेंस इसी तरीके से होता है, जब तक टेबल नहीं बनाएंगे आप कंपैरिजन में तो फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये टेबल बनाएंगे, एंड देन ये टेबल जहां आपने बना दिया वहां एक स्पार्क ऐड हो जाता है आपके आंसर में, वहां आपको पॉजिटिव मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है यूनिट 4 से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, लाइक 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है लेकिन डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, तो 8 एंड 8 हो गया। एंड लिखना भी आपको 8 एंड 8 के अकॉर्डिंग है कि डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन क्या है और लर्नर सेंटर्ड डिजाइन क्या होता है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप इसको, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंजेस, करिकुलम चेंजेस से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है और इजी है, करिकुलम चेंज पे क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा करिकुलम चेंज पे, इसको स्किप मत करना, और बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ पे करिकुलम चेंज की नीड क्या है और फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को, वो करने हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं ब्रीफ में, एंड ये क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़कर मत आना अपने एग्जाम में। देखिए जब हम करिकुलम चेंज की बात करते हैं तो करिकुलम चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि पहले वाले करिकुलम को हटाओ
और दूसरा नए वाला अपना लो, मतलब 100% कभी हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे करिकुलम चेंज का मतलब है कि जो पहले वाला है उसमें से कुछ चीजों को चेंज कर देना, जो उसमें फॉल्ट्स हैं या जो एक टाइम के साथ जरूरत पड़ रही है किसी करिकुलम को चेंज करने की, तो वो की जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर हम आज से 20 साल टाइप पुराना ही करिकुलम चलाते जाएंगे, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना, तो वहां पे वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जमाना बदल रहा है। जमाने के साथ इंसान को भी बदलना चाहिए, इंसान को अपना वे ऑफ लिविंग, अपने तरीके भी बदलने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जरूरत पड़ती है करिकुलम को चेंज करने की। अगर करिकुलम को चेंज नहीं करेंगे तो जो पुराना एजुकेशन पैटर्न है वो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली जनरेशन जो है, आने वाले बच्चे जो हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ज़माने के हिसाब से, जैसे कि अब जो है मॉडर्न होता जा रहा है ज़माना दिन प्रतिदिन, तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत है करिकुलम को चेंज करने की। पर यहाँ पे करिकुलम चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि 100% उसको बदल दिया जाए, मतलब पुराने को हटाओ और नया ले आओ, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, ठीक है। एकदम से सभी चेंजेस नहीं किए जाते हैं कि बिल्कुल ही कर दिया, बदल दिया, न्यू आ गया एकदम। मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस से मतलब यहाँ पे करिकुलम चेंज से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करिकुलम चेंज की नीड क्यों है? बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, मॉडर्न जमाना हो रहा है, जमाना बदल रहा है, तो उसके साथ चेंज की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे है देखिए मीनिंग है, थोड़ा सा करिकुलम चेंज को आप एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरीके से। कुछ डेफिनेशंस अगर आप लर्न कर सकते हैं डेफिनेशंस तो करें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब करिकुलम के अगर हम बात करें कितने टाइप्स के चेंजेस इसमें होते हैं, कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन्ड है। तो देखिए यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंजेस अकॉर्डिंग टू जॉन मिलेल। तो इस पे स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लें, JOHN होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल होते हैं, मतलब आपने एक यूनिट को रिप्लेस कर दिया दूसरी यूनिट से, वो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशनल। आपने करिकुलम को चेंज किया। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है जो पुराने पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है उसमें नया कुछ ऐड ऑन कर दिया, रिमूव किसी को नहीं किया, थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पर्टर्बेशन का है एक और, कि सम चेंजेस व्हेन इंट्रोड्यूस्ड disturb the program for some times and later on they get adjusted to the adopt into the program। मतलब कुछ चेंजेस किए गए, हैवी चेंजेस किए गए, एंड वो चेंजेस देखिए स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आए, लेकिन वो करे गए पॉजिटिविटी के लिए ही, अच्छी चीज के लिए ही, और वो समय के साथ करिकुलम में अडेप्ट हो गए, मतलब समय के साथ उनको अपना लिया गया। देखिए कोई भी मेजर चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, तो स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप उस घर से, उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा ही है, मतलब करिकुलम में चेंजेस किए गए उसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उससे करिकुलम डिस्टर्ब हो गया, और पर शुरू में तो थोड़ा सबको डिफिकल्ट लगा, बट बाद में सब उससे एडजस्ट हो गए। रिकंस्ट्रक्टिंग है, दीज चेंजेस लेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, कि सिस्टम को ही चेंज कर दिया है। फॉर इंस्टेंट टीम टीचिंग, अब देखिए सिस्टम को कैसे चेंज हो गया यहाँ पे कोई मेजर चेंज की बात नहीं होती है। मतलब देखिए मैं अगर किसी तरीके से एक करिकुलम को पढ़ा रही हूँ, आप किसी तरीके से पढ़ा रहे हो, तो हम दोनों का अपना अपना एक तरीका होगा। वो माइनर चेंजेस होते हैं जो अपने आप एक इंडिविजुअल टू दूसरे इंडिविजुअल, हम माहौल को देखकर, एक एनवायरनमेंट को देखकर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रीस्ट्रक्चरिंग चेंजेस, ठीक। तो ये टॉपिक था करिकुलम चेंज का, एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे लाइक क्यों ज़रूरत है, फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, बट लिखना आपको इसी तरीके से है। देखिए जब आप लिखें तो मेक श्योर आप उसको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें, दैट इज 5 पेजेस। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है आंसर के बारे में, मतलब कुछ तो नहीं, मतलब फिर भी आप ओवरव्यू तो उसका देंगे ही, कम आता है तो। एंड 6 पेजेस अगर आपके पास टाइम कम है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिख सकते हैं तो 7 to 8, 8 से ऊपर जाओगे आपका आंसर रह जाएगा। अदरवाइज 6-7 एवरेज रखो, ये बिल्कुल इनफ होती है, ठीक है। अब कल हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2018। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। काफ़ी लंबी क्लास आज की ये रही है, होप सो आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, एंड किस तरीके से आंसर्स लिखने
लिखने होते हैं उसका आइडिया आपको बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई बटन में मैं लिंक दे रही हूँ, एक स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर शीट है, तो किस तरीके से स्टूडेंट ने आंसर लिखे हैं वो आप बिल्कुल रेफर करें। बहुत ही उम्दा तरीके से हेडिंग्स को हाईलाइट करके प्रॉपरली पॉइंट्स में लिख के, ना कि पैराग्राफ्स में लिख के स्टूडेंट ने लिखा है। तो इसकी शीट को, आंसर शीट को आप जरूर देखें, स्पेशली वो बच्चे जो इस साल ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आंसर शीट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है, एंड ऑफलाइन वाले भी देखें कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, वो आपको आइडिया होगा इससे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe to this YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.